मेजरमेंट। टेस्ट एंड मेजरमेंट में हम कर रहे हैं सीनियर सिटीजन के टेस्ट। सीनियर सिटीजन के टेस्ट विक्ली और जोन्स ने दिए, 2001 में दिए। इन्हें फुल रिटर्न फंक्शनल टेस्ट भी कहा जाता है। उनमें से 3 टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। आज हम 4 टेस्ट करने जा रहे हैं। इस टेस्ट का नाम है बैक स्क्रैच टेस्ट। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब भी कोई टेस्ट बेटा हम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ को मेजर करेगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बैक स्क्रैच टेस्ट हेल्प टू मेजर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। याद करो, लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सीनियर सिटीजन कौन सा टेस्ट करते हैं? चेयर सिट एंड रिच टेस्ट। ठीक है ना, याद आ गया आपको कि उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है पैरों को और उस पर स्ट्रेच किया जाता है ऐसे करके। ठीक है, अब हम करेंगे बैक स्क्रैच टेस्ट। बैक स्क्रैच टेस्ट किस लिए है? अपर बॉडी पार्ट यानी कि शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। क्यों करते हैं ये टेस्ट? क्योंकि हम देखते हैं कि क्योंकि अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत कामों में ज़रूरी होती है। जैसे कि आप कपड़े पहनने के लिए जो सिर के ऊपर से ओवरहेड जो क्लोथ्स होते हैं उनको पहनने के लिए, या आप सीट बेल्ट एकदम लगाने के लिए, या बहुत सारे कामों के लिए अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बेटा बहुत ज़रूरी होती है। दैट्स वाई वी आर चेकिंग इट। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव सबको याद रखना है कि अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। अब इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा इक्विपमेंट रिक्वायर नहीं है, एक रूलर, ठीक है ना, एक स्केल रिक्वायर्ड है जिसको आप स्केल कह सकते हो। अब उसके बाद है प्रोसीजर। प्रोसीजर देखो बेटा, 3 नंबर में या 5 नंबर में जब आपका टेस्ट आएगा तो आपको प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। खाली ये किस लिए किया जाता है इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको पहले ऑब्जेक्टिव, फिर इक्विपमेंट, प्रोसीजर और स्कोरिंग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज क्या हो गए, आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो अब ये देखिए, पहले मैं आपको फिगर से समझाती हूँ और उसके बाद हम प्रोसीजर पर आएंगे। देखो, ये एक सीनियर सिटीजन है भाई जिसका हम बैक स्क्रैच टेस्ट करने वाले हैं। अब एक हाथ को तो इसने क्या करा है, सिर के बैक से ये पीछे की तरफ लाया है और एक हाथ क्या कर रहा है, ये कमर के पीछे से यहाँ पर लाया। ठीक है, अब इसके दोनों हाथों की पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। मेन हमें देखो, एक हाथ तो इसका क्या होगा, एक हाथ जो नीचे से गया है वो हाथ वो आपका ऐसे होगा और ऊपर वाला हाथ ऐसे होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिंगर पे ही ध्यान देना है। अगर ये फिंगर टच हो जाती है ना, जैसे कि इसमें गैप है, तो ये जितना गैप है ना उसको क्या करेंगे, उसको हम क्या कर लेंगे, उसको मेजर करेंगे, इस गैप को मेजर कर लेंगे। ठीक है ना, जो डिस्टेंस बच गया ना दोनों हाथों की उंगलियों के बीच में, इसको मेजर करेंगे। अब देखो, ये एक हाथ आपको लाने का तरीका देखना है कि सिर के पीछे से ला रहा है और एक बैक साइड से ले जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो ये उंगलियां हैं इनमें इनके नेल्स नहीं दिखाई देंगे बेटा। ठीक है ना, ऊपर वाली साइड से तो ऐसे हाथ होगा और नीचे वाली साइड से ऐसे होगा। अगर फिंगर टच हो जाती है ना तो आपका 0 स्कोर है। अगर डिस्टेंस है, जैसे इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो इसको हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, मेजर कैसे करते हैं, हम सेंटीमीटर में करते हैं। ठीक है ना, नियरेस्ट सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे या ½ इंच तक मेजर कर लेंगे। उसके बाद अगर ये बेटा, कई बार क्या होगा, ये अभी तो ऐसे है, इसमें मतलब ये एक हाथ इसका ऐसे है और एक हाथ ऐसे है। अगर ये डिफरेंस है तो इसको मेजर कर लिया। अगर ये टच हो गया तो 0 है। अगर ये ओवरलैप हो गया, ठीक है ना, ओवरलैप का मतलब समझते हो, उसके ऊपर आ जाना। ठीक है, अगर ओवरलैप हो गया तो जितना ओवरलैप हुआ है, मत मान लीजिए इतना ओवरलैप हुआ है, तो इसको क्या कर लेंगे, हम सेंटीमीटर में मेजर कर लेंगे। आई होप यू विल गेट द पॉइंट कि बैक स्क्रैच टेस्ट में एक हाथ को आपको सिर के बैक साइड से ले जाना है, एक को इधर से ले जाना है। जो एक हाथ ऊपर से ऐसे जाएगा, नीचे वाला जो हाथ है उसकी पोजीशन ये होगी। अगर ये आप सोच लीजिए मेरे फेस के सामने है, बट ये बैक साइड है, ये मानकर चलिए। अगर ये टच हो गई ना फिंगर बेटा, ठीक है, तो 0 स्कोर है। अगर ये ओवरलैप हो गई तो क्या होगा, इतना जितना ओवरलैप, मान लीजिए इतना ओवरलैप हो रहे हैं तो इतना पॉजिटिव स्कोर है। अगर इसमें डिफरेंस आ गया ना, ये जो मैंने उंगलियों के बीच में थोड़ा सा फिंगर टिप्स में डिफरेंस दिखाया है, तो इसको सेंटीमीटर में मेजर कर लेंगे, ये नेगेटिव स्कोर आएगा। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। अब प्रोसीजर करते हैं।
दिस टेस्ट इज परफॉर्म इन स्टैंडिंग पोजीशन। ये आप देख ही सकते हो कि ये स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है, सीनियर सिटीजन स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं, उनका स्टैंडिंग पोजीशन में टेस्ट होगा। कीप वन हैंड बिहाइंड द हेड, लोअर इट डाउन ग्रेजुअली। ध्यान से, अगर आपको फिगर पता है तो बेटा आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है क्रैम करने की। फिर से सुनिए, कीप वन हैंड बिहाइंड द हेड, एक हाथ सिर के क्या हो रहा है, पीछे से आ रहा है और ग्रेजुअली नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब आपने हाथ करा है तो नीचे की तरफ ले जाओगे आप, जितना भी ले जा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, योर पाम शुड टच योर बॉडी एंड द फिंगर शुड बी डाउनवर्ड। इसी में बता रहा है कि जो आपके पाम है वो आपकी बैक को टच करने हैं और जितना डाउनवर्ड्स आप अपने पाम को लेकर जाओगे उतना क्या हो सकता है, मतलब आपकी हथेली कमर को टच करेगी और जितना नीचे ले जा सकते हो उतना नीचे ले जाओ। तो 3 स्टेप में सिंपल सी बात बताई है। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि स्टैंडिंग पोजीशन में होगा ये टेस्ट। फिर उसके बाद अपने हाथ को पीछे ले जाना है, सिर के पीछे, और जितना नीचे हो सकता है नीचे की तरफ लेकर जाना है। योर पाम शुड टच योर बॉडी, पाम जो आपकी हथेली है वो आपकी बॉडी को टच करेगी। मतलब ऐसी पोजीशन है ना, तो हथेली ये आपकी बैक है तो इस पे टच कर रही है ना, हथेली टच कर रही है ना, पाम टच कर रही है तो वो वहाँ पर टच कर सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, देन कैरी योर अदर आर्म बिहाइंड योर बैक। अब ये वाला हाथ है ये आप अपनी बैक के पीछे ले जाओगे, ठीक है, इसके बारे में बोल रहे हैं। फिर उसके बाद है, ट्राई टू टच और ओवरलैप द मिडल फिंगर ऑफ अदर हैंड। इस हाथ को क्या करना है, इस हाथ की मिडल फिंगर को टच करने की कोशिश करनी है या ओवरलैप करने की कोशिश करनी है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। तो ये आपका टेस्ट है बेटा। अब फिर से सुनिए कि एक सीनियर सिटीजन है, एक हाथ को तो कमर के पीछे से लेकर आए हैं वो, और यहाँ पर उनकी हथेली टच हो रही है। इसमें हथेली क्या है, ऐसे है, ये हाथ ऐसे है, ये हाथ ऐसे है, ये हाथ ऐसे, मतलब इस वाली पोजीशन, ये हाथ के नेल्स दिख रहे हैं, इसकी पाम दिख रही है, ठीक है। ये ऊपर से आया है, ये इस साइड से गया है। अब यहाँ पर अगर इसको टच करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा नीचे लाना है, इसको बैक डाउनवर्ड ले जाना है, इसको अपवर्ड ले जाना है। अगर ये टच हो गई ना फिंगर तो 0 स्कोर है, अगर गैप रहा तो वो नेगेटिव स्कोर है, अगर ओवरलैप हो गई तो वो पॉजिटिव स्कोर है। इतना बस आपको ध्यान रखना है। अब स्कोरिंग कैसे करना है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द फिंगर, डिस्टेंस मेजर करना है भाई। अगर दोनों के बीच में नो डिफरेंस है तो 0 स्कोर है। अगर इफ फिंगर ओवरलैप, अगर फिंगर ओवरलैप कर लेती हैं तो उतना जितना फिंगर ओवरलैप करती हैं उसको सेंटीमीटर में या नियरेस्ट ½ इंच तक मेजर किया जाता है, मेजर कर लिया जाएगा और वो किस में आएगा आपका, वो आपका पॉजिटिव स्कोर है। इफ फिंगर ओवरलैप देन पॉजिटिव स्कोर। अगर फिंगर्स के बीच में डिफरेंस है ना, अगर डिफरेंस मान लो 2 सेंटीमीटर है तो वो नेगेटिव स्कोर है, -2 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो 3 केसेस हो सकते हैं, या तो 0 स्कोर हो सकता है जब ये टच करेंगी फिंगर्स, नेगेटिव स्कोर हो सकता है जब फिंगर्स के बीच में डिफरेंस है, जैसा कि इस केस में दिखाया गया है, और अगर इसमें नेगेटिव आएगा, अगर ये इसके ऊपर ओवरलैप आ जाए, यहाँ तक आ जाए ये हैंड, तो जितना कवर कर गया ना उसको पॉजिटिव स्कोर मेजर करेंगे। अब आपको स्कोरिंग में ये लिखना है, फिर आप हर एक टेस्ट में, क्योंकि देखो टेबल आपको याद नहीं करनी बेटा, टेबल आप याद भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्या लिखोगे कि रेकमेंडेड टेबल्स, रेकमेंडेड टेबल फॉर बैक स्क्रैच टेस्ट विल बी चेक्ड, ठीक है ना, उसको चेक किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि इस सीनियर सिटीजन की जो अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। इसको चेक करने का काम खुद सीनियर सिटीजन कर सकता है, या जो उसका टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है उसका कोच है, या जो टेस्ट कंडक्ट करवाने वाली मैनेजमेंट टीम है वो चेक कर सकती है। तो स्कोरिंग बच्चे ये नहीं है कि भाई मुझे तो कोई टेबल ही नहीं पता तो मैं कैसे लिखूं, आप लिखोगे स्पेसिफिक कि रेकमेंडेड टेबल्स फॉर द बैक स्क्रैच टेस्ट शुड बी चेक्ड फॉर द पर्पस टू फाइंड द फ्लेक्सिबिलिटी, कि फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए उस टेबल को चेक किया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। करने जा रहे हैं सीनियर सिटीजन का नेक्स्ट टेस्ट, यू कैन से 5th टेस्ट, 8 फीट अप एंड गो टेस्ट। ये टेस्ट बेटा अब हम करेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि हमें टेस्ट का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है इसका कोऑर्डिनेशन एंड एजिलिटी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय,
ठीक है। एजिलिटी का मतलब योग्यता के लिए ही लिया जाता है, योग्यता। तो कितना आप जब कोई भी काम तेजी से करते हो तो आप कितना तालमेल बना पाओगे, कितना कोऑर्डिनेशन कर पाओगे और कितनी योग्यता के साथ, कितनी एफिशिएंटली उस काम को कर पाओगे। फॉर एग्जांपल कुछ काम तेजी से करने पड़ते हैं, जैसे कि फ़ोन आ जाए, ठीक है ना, तो फ़ोन पिक करने के लिए आप तेज़ी से आते हो, क्योंकि अगर आपने टाइम लगा दिया तो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सेकंड, जब आप किसी बस में चढ़ते हो, ठीक है, तो ये सीनियर सिटीजन इस प्रकार के कार्यों को कितनी एक्टिवली कर पाएंगे, ये चेक करने के लिए ही इनका ये टेस्ट किया जाता है। स्पीड एंड बैलेंस ऑफ ए पर्सन वाइल मूविंग, मतलब चलते टाइम स्पीडी वर्क में वो अपना कितना बैलेंस बना पाएंगे, ठीक है, अपनी कितनी स्पीड मेंटेन कर पाएंगे, इसीलिए ये टेस्ट किया जाता है। फिर भी अगर आपको ज़्यादा ना याद रखना हो तो सिर्फ इतना याद रखें कि कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी का टेस्ट है, ठीक है ना। एग्जामिनर आपको ये नहीं कहेगा कि आप 8 फुट अप एंड गो टेस्ट लिखो, वो कहेगा कि आप अपने दादाजी की कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी का चेक करना चाहते हो, स्पीड का चेक करना चाहते हो, आप कौन सा टेस्ट कंडक्ट करोगे उसके बारे में बताइए। तो 1 मार्क्स में तो वो अगर यही पूछेगा कि कौन सा टेस्ट कंडक्ट कराना, तो डायरेक्ट आंसर है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। अब है इसका प्रोसीजर कि ये किया कैसे जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं, इन सारे ज़्यादातर टेस्ट में 2 ट्रायल्स दिए जाते हैं और उसमें से जिसमें मिनिमम टाइम लिया जाता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसे पहले प्रोसीजर से पहले इक्विपमेंट रिक्वायर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अभी इससे पहले जो हमने टेस्ट करा था शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बैक स्क्रैच टेस्ट, उसमें तो केवल एक स्केल की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर देखें, एक चेयर चाहिए विद ए स्ट्रेट बैक। देखो भाई, ये चेयर है और इसकी बैक स्ट्रेट है, ठीक है ना। डाइनिंग टेबल की जो चेयर होती है ना वो ऐसे ही होती है, ठीक है। अदरवाइज हम दूसरी सोफा सेट वाली दूसरी होती है। ज़्यादातर जो आपके खाने वाली जो जिन डाइनिंग टेबल के साथ जो चेयर आती हैं वो स्ट्रेट बैक वाली होती हैं। तो ये स्ट्रेट बैक का मतलब ये सीधी बैक है, इसलिए मैंने यहाँ पे हल्का सा ड्रॉ करा है। उसके बाद है 44 सेंटीमीटर हाई। अब देखो 44 सेंटीमीटर का हाई का मतलब है इसकी जो ये सीट है ना, ये 44 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि देखो छोटे बच्चों वाली चेयर पे अगर बिठा दोगे तो वो टेस्ट कैसे कंडक्ट करेंगे। तो एटलीस्ट एक बता दिया पैमाना कि 44 सेंटीमीटर एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, उसकी सीट होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए चेयर की। उसके बाद एक स्टॉप वॉच, 1 मार्कर। स्टॉप वॉच तो आप सभी को पता है कि कोई भी आप रेस वगैरह कुछ भी काम करवाते हो, टाइम रिकॉर्ड करने के लिए स्टॉप वॉच है। उसके बाद है कोन मेकर। कोन, ये कोन है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रायंगल एथलेटिक्स में जगह जगह इसका यूज होता है। और एक मेजरिंग टेप, मतलब एक फीता चाहिए, एक टेप चाहिए जिससे मेजर कर सकते हैं। आई बात समझ में। फिर से इक्विपमेंट रिक्वायर देखते हैं बेटा। एक चेयर चाहिए जिसमें ये बैठेगा सीनियर सिटीजन, एक वॉच चाहिए जो ये टाइम लेंगे उसको मेजर करने के लिए, एक कोन चाहिएगा, देखो मैंने रखा हुआ है, और एक मेजरिंग टेप है, एक नापने के लिए, ठीक है। अब ये कहता है मेजरिंग टेप किस लिए ली है। मेजरिंग टेप, जैसे ये चेयर है ना और यहाँ तक का, इस कोन तक का जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये 8 फीट होगा। 8 फीट पर आपको एक चेयर के सामने कोन रख देना है, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर मैं पहले पिक्चर से समझाती हूँ, फिर हम लिखने का तरीका देखेंगे। अब ये जो फर्स्ट पोजीशन होगी उसमें जो ये सीनियर सिटीजन है, मान लीजिए आपके दादाजी हैं, ये यहाँ पे चेयर पे बैठे हैं, ठीक है। चेयर पर बैठे हैं तो हाथ क्या होंगे, इनके नीज पर होंगे और इनके पैर क्या होंगे, जमीन पर लगे होंगे। ये तो फर्स्ट पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है। अब आपको टेस्ट करना है इनकी, किसके लिए, आपको इनकी एजिलिटी देखनी है, इनका कोऑर्डिनेशन देखना है, इनकी स्पीड देखनी है। तो आप ये टेस्ट कंडक्ट करने वाली जो सीनियर सिटीजन है, ये आपके कोई भी जो सीनियर सिटीजन है, इनकी फर्स्ट पोजीशन क्या है, ये चेयर पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं। चेयर पर जब ये बैठे हैं तो इनके हाथ तो नीज पर हैं और इनके पैर क्या है, जमीन पर लगे हुए हैं, ठीक है, फिट ऑन द फ्लोर। अब इनको जब गो की कमांड मिली है तो ये यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक आएंगे। जैसे मैंने बता दिया, वैसे तो ये 8 फीट अप एंड गो टेस्ट है, पर ये कौन ही 8 फीट के डिस्टेंस पर रखा जाता है। ये यहाँ से आएंगे, ये इन एरोज को फॉलो करेंगे, ठीक है। इन एरोज को फॉलो करते हुए बेटा वहीं पर जाकर दोबारा चेयर पर बैठेंगे। चेयर को वॉल के साथ लगाना है कि कहीं स्पीड से आएंगे तो बैलेंस बिगड़ ना जाए और चेयर गिर ना जाए, ये बात ध्यान रखनी है। साथ ही साथ क्या करना है,
जो चल रहे हैं, तेजी से चलना है, भागना बिल्कुल भी नहीं है, इसमें भागना अलाउड नहीं है। कई बच्चों को लगता है कि टोटल डिस्टेंस 8 फीट कवर करेंगे, पर ये 8 फीट कौन रखा हुआ है, वहां पर आएंगे और बैठ जाएंगे और वहीं पर चेयर पर बैठेंगे। जब चेयर पर बैठ जाएंगे तब स्टॉप वॉच रुकेगी। इज दैट क्लियर? जो टाइम इन्होंने लिया है, मिनिमम टाइम, इनको 2 चांस दिए जाएंगे। 2 चांस में जो मिनिमम टाइम टेकन होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इसको समझते हैं हम यहाँ से, इसका प्रोसीजर से। कीप ए चेयर नेक्स्ट टू द वॉल एंड प्लेस द कोन मार्कर 8 फीट अवे। बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि दीवार के साथ आप चेयर को लगाकर रखो बेटा। 8 फीट के डिस्टेंस पर चेयर के सामने कोन रखा है हमने, ये डिस्टेंस 8 फीट का होना चाहिए कोन तक। उसके बाद आपने कहा है पार्टिसिपेंट इनिशियली सिटेड ऑन चेयर। स्टार्टिंग में जो ये सीनियर सिटीजन है वो वहीं पर चेयर पर बैठे हैं, मैंने बता दिया, हैंड ऑन द नीज एंड द फुट ऑन द फ्लोर। अब उनको जब गो बोला गया, देन दे स्टार्टेड टू मूव ऑन द कमांड गो, स्टॉप वॉच इज स्विच्ड। मतलब अब स्टॉप वॉच क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, टाइम लेना शुरू करेगी। पार्टिसिपेंट स्टैंड एंड वॉक एज क्विकली एज पॉसिबल टुवर्ड्स द कोन। जो ये सीनियर सिटीजन है, ये जितनी तेजी से हो सकेगा ना इस कोन तक आएंगे। भागना बिल्कुल भी नहीं है, भागना अलाउ नहीं है भाई, ठीक है। टर्न्स अराउंड एंड रिटर्न टू द चेयर टू सिट डाउन। मतलब यहाँ से आएंगे, वापस जाएंगे, चेयर पे बैठेंगे और इनको 2 चांस दिए जाएंगे। जो मिनिमम टाइम टेकन होगा वो रिकॉर्ड होगा। उसके बाद कहते हैं टाइम इज नोटेड एज ही सिट डाउन ऑन द चेयर। वो टाइम जब, मतलब जब ये चेयर पे खड़े हुए थे ना चेयर से, तब तो टाइम स्टार्ट हुआ, और जब ये चेयर पे बैठ गए तब टाइम को क्या किया, स्टॉप किया। तो बेटा इट इज द प्रोसीजर टू राइट कि हाउ ही परफॉर्म हिज एक्ट, ठीक है। अपने टेस्ट को उन्होंने कैसे परफॉर्म करा, ये उसको लिखने का तरीका है। अगर आप ये लिखोगे नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, स्कोरिंग। स्कोरिंग कैसे करनी है? स्कोरिंग क्या है बेटा, जो बेस्ट टाइम लिया वो इन्होंने हमने नोट कर लिया, वही स्कोरिंग है। फिर हम क्या करेंगे, रेकमेंडेड टेबल्स। आपको ये नहीं कहना कि स्कोर का हमें पता नहीं है, हमने मिनिमम टाइम रिकॉर्ड कर लिया, ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा रेकमेंडेड टेबल फॉर 8 फुट अप एंड गो टेस्ट शुड बी चेक्ड to check the speed, agility and coordination of the senior citizen। उस टेबल को चेक करने के बाद ही, खाली आप नंबर लेने से कुछ नहीं होगा, नंबर को कंपेयर करना पड़ेगा एक तरीके से, तभी हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो चेक करने के बाद आपको क्या लिखना है कि रेकमेंडेड टेबल फॉर 8 फुट अप एंड गो टेस्ट शुड बी चेक्ड बाय द, यू कैन से कि जो इंस्ट्रक्टर है उसके द्वारा चेक की जाएगी, और ये पता लगाया जाएगा कि इस एज ग्रुप के जो मेल या फीमेल, जिसका हम ले रहे हैं, हम मेल का ले रहे हैं, तो इस एज के मेल की एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन और स्पीड इस टाइम पर इस टेस्ट में कितनी होनी चाहिए थी। क्या वो एवरेज है, या वो बिलो एवरेज है, या वो अबव एवरेज है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं बेटा 6 मिनट वॉक टेस्ट। ये सीनियर सिटीजन का टेस्ट है, ये हमारा लास्ट टेस्ट है। सीनियर सिटीजन टेस्ट रिकली जोन्स ने दिए, फुल रिटन टेस्ट कहा जाता है इन्हें, 2001 में दिए। अब 6 मिनट वॉक टेस्ट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है 6 मिनट तक वॉक करना है, ठीक है। इसमें कोई रनिंग नहीं करनी, वॉकिंग करनी है। वॉकिंग करनी किस लिए चेक कर रहे हैं, वॉकिंग कर पाता है या नहीं आता, कि आदमी जो आपका सीनियर सिटीजन है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को, लाइक शॉपिंग है, स्टेयर क्लाइंबिंग है, या कहीं पर जाना है, तो वो सामान्य गतिविधियों को करने के योग्य है या नहीं है। तो किस लिए ऑब्जेक्टिव में हमें लिखना है फंक्शनल फिटनेस, ठीक है। उसके साथ है एरोबिक फिटनेस। एरोबिक फिटनेस का मतलब है एरोबिक एक्टिविटीज़। एरोबिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जिनमें हमें सांस नहीं चढ़ते, जिनमें प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बनी रहती है। फॉर एग्जांपल आप वॉकिंग कर रहे हो तो तब बहुत कम सांस चढ़ने के चांसेस हैं, तो ये एरोबिक एक्टिविटीज़ है। उसके बाद है एरोबिक एंडोरेंस। मतलब एरोबिक एक्टिविटीज़ करते टाइम, एंडोरेंस वर्ड आते ही फैटीग लिखना है। एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटीग, मतलब अगर आपको थोड़ी दूर चलना पड़ गया तो आप फैटीग, जो थकावट होगी, उसका सामना करने की योग्यता रखते हो या नहीं रखते। इसीलिए ये टेस्ट सीनियर सिटीजन पर किया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं बेटा किस लिए किया जाता है, फंक्शनल फिटनेस के लिए, और उसके साथ ही एरोबिक फिटनेस और एरोबिक एंडोरेंस। मतलब या तो एरोबिक एक्टिविटीज़ को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और कर सकते हो तो उनमें कितना थकावट का सामना कर सकते हो, या थोड़ी दूर चलते ही आपको बैठना पड़ता है, या आप फिट हो या नहीं हो। तो 3 बातें ध्यान रखनी है, फंक्शनल फिटनेस,
एरोबिक फिटनेस और एरोबिक एंडोरेंस, ठीक है। इसके लिए टेस्ट किया जाता है, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं पूछेगा कि एरोबिक एंडोरेंस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, सीनियर सिटीजन पर। तो आपको बताना है, या इनमें से कोई भी एक पॉइंट वो दे सकता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आ जाइए इक्विपमेंट इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, एक टेप है और एक स्टॉप वॉच है, ठीक है। स्टॉप वॉच आप देखते होगे जहाँ पर भी टाइम लिमिट होगी वहाँ पर स्टॉप वॉच का यूज़ होता ही होता है। फिर अब आप पहले प्रोसीजर देखने से पहले हम ये देखेंगे 50 यार्ड का एक हमें क्या चाहिए, एक ग्राउंड चाहिए, ठीक है। 50 यार्ड का हमें स्पेस चाहिए, प्लेस चाहिए, आप कह सकते हो। तो ये 50 यार्ड है। 50 यार्ड कई बच्चों को डाउट होता है कि होता कितना है, 45.72 मीटर होता है। आपने 100 मीटर तो देखा होगा ना, कि जैसे 400 का ग्राउंड है तो ये सीधा जो स्प्रिंट बनता है वो 100 मीटर बनता है, उससे भी आधा 45.72 मीटर, अप्रोक्सीमेट हाफ कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसको हम 50 यार्ड कहते हैं। ये जो आपका है इसी फॉर्म में होना चाहिए कि जो लेंथ है वो आपकी 20 यार्ड्स होनी चाहिए और जो ब्रेड्थ है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 5 यार्ड्स, और एक रेक्टेंगुलर होना चाहिए। तो 20 यार्ड इधर, 20 यार्ड इधर, ठीक है, 40 यार्ड और 5 यार्ड इधर और 5 यार्ड ब्रेड्थ में इधर, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 50 यार्ड हो जाएगा। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 50 यार्ड। सीनियर सिटीजन यहाँ पर खड़े हैं, गो बोला जाएगा तो वो तेज़ी से वॉक करेंगे, जो एरो लगा रखे हैं। और देखो 20 यार्ड्स पे कौन रखा हुआ है ताकि पता चल जाए कि ये 20 यार्ड हो गया है। फिर 25 यार्ड पे कौन है, फिर वहाँ पर एक मार्कर रखा हुआ है और फिर एक फिनिशिंग पॉइंट पे रखा हुआ है। तो डिस्टेंस पता चलता रहे कि कितना चल चुके हैं। 2 चांस दिए जाएंगे, मैं इसमें बेस्ट मिनिमम टाइम लिया जाएगा। वॉक करना है जितनी स्पीड से कर सकते हो, जहाँ पर भी चाहो रुक सकते हो, ठीक है ना। रुकते ही आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप वॉच भी रुक जाएगा, ठीक है। और 6 मिनट तक आपको चलना है। 6 मिनट तक आप जितना भी डिस्टेंस कवर करोगे ना उसको काउंट कर लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर हम सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं तो देखते हैं प्रोसीजर। द वॉकिंग डिस्टेंस इज 50 यार्ड। 50 यार्ड कह लो या 45.72 मीटर कह लो। अब आप ये देखते हो ना कि इसमें कट है। पहली बात तो 50 मीटर ही बहुत, 45 मीटर ही बहुत कम होता है। उसमें हर 20 यार्ड के बाद फिर एक बार टर्न है, फिर 5 यार्ड के बाद एक टर्न और है। मतलब आप देखो कि टर्न्स भी दिए गए हैं ताकि ये देखा जाए कि किस प्रकार से एरोबिक फिटनेस और एरोबिक एंडोरेंस को मेंटेन कर पाता है, ठीक है सीनियर सिटीजन। अब कहता है कौन प्लेसेस इंटरवल टाइम कौन्स को लगा दिया गया ताकि पता चले कि कितना डिस्टेंस कवर हो गया है। स्पीडी वॉक करना है, ठीक है। रनिंग बिल्कुल नहीं करनी, सीनियर सिटीजन को जितनी जल्दी हो सके इस डिस्टेंस को कवर करना है, ठीक है। अगर ये कवर हो जाता है 6 मिनट में या उससे पहले तो आगे भी कवर कर सकते हो, ओके। तो इसको 6 मिनट वॉक टेस्ट कहा जाता है। कई जगह इसको 50 यार्ड वॉक टेस्ट भी लिखा मिल सकता है, तो इसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना जब स्टॉप वॉच रुकेगी, अगर पार्टिसिपेंट बीच में थक जाएगा और 6 मिनट से पहले रुक जाएगा तो डिस्टेंस कवर कर लिया जाएगा नियरेस्ट मीटर में, ओके। अगर वो 6 मिनट तक करता है तो स्टॉप वॉच को 6 मिनट पर रोक दिया जाएगा, डिस्टेंस कवर कर लिया जाएगा नियरेस्ट मीटर में, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों ही तरीके से डिस्टेंस को मेजर करना चाहता है। मान लीजिए वो 30 यार्ड पे ही रुक गया तो आपकी स्टॉप वॉच को रोक दिया जाएगा कि इतने मिनट तक उसने वॉक किया और इतना डिस्टेंस कवर करा। उसके पास मैक्सिमम लिमिट है 6 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है, 60 मिनट अगर उसने 6 मिनट में ये 50 यार्ड कवर कर लिया तो उससे आगे यहाँ तक आ गया तो 60 यार्ड भी कवर कर सकता है। तो इस प्रकार से आप जो डिस्टेंस वो कवर करेगा 6 मिनट में उसको क्या कर लोगे, उसको लिख लोगे, नोट कर लोगे। फिर स्कोरिंग में जैसे कि आपको पता ही हमें क्या लिखना होता है कि रिकमेंडेड टेबल ऑफ 6 मिनट वो टेस्ट विल बी चेक्ड बाय द ऑब्जर्वर, जो उसको करवा रहा है इंस्ट्रक्टर। फिर ये देखा जाएगा कि उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एरोबिक फिटनेस, एरोबिक एंडोरेंस और फंक्शनल फिटनेस एवरेज है, बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट। दीज आर द टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन, डिक्ली एंड जोन्स टेस्ट 2001 फुल रिटन फंक्शनल टेस्ट।